नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं रात 11 बजे का खास बुलेटिन सिटी लाइट। और चलिए खबर की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसका हर किसी को इंतजार है। चुनाव जीतने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? दमदार कैंडिडेट। और इस वक्त इसी को लेकर माथापच्ची भी जोरों पर है। ये भी 100% सच है कि टिकट वितरण किसी भी दल के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि एक एक टिकट के लिए कई दावेदार रहते हैं। खासकर सत्ता पक्ष के लिए तो काफी चैलेंज बढ़ जाता है, क्योंकि जब उनकी ही पार्टी सत्ता में हो तो ऐसे में जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दी जाए या ऐसे लोगों पर भी दांव लगा जाए जो नए हैं, तो ऐसे में सत्ता के लिए दुविधा हो जाती है। और इन्हीं दुविधाओं से इन दिनों कांग्रेस पार्टी जूझ रही है। एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सिलसिलेवार इन बैठकों के पीछे की वजह सत्ता में वापसी तो है ही, लेकिन इन बैठकों के जरिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि कहीं अंतरकलह और भितरघात से खेल बिगड़ न जाए। इसके लिए अब उसने नई रणनीति तैयार की है। मैराथन बैठकों का दौर जारी है और टिकट के लिए दावेदार और कार्यकर्ताओं को अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि पहली सूची सामने आते ही दावेदारों का गुस्सा फूटने की आशंका है। यही वजह है कि सर्वे रिपोर्ट्स को लेकर संभावित प्रत्याशियों के फीडबैक और स्थानीय समीकरणों पर पार्टी लगातार बैठक और चर्चा कर रही है। चुनाव समिति के बाद पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में रणनीति बनी, फिर 5 सीनियर नेताओं के बीच हुई बैठक में नामों पर मंत्रणा कर सिंगल और 2 नामों वाली सीट को लिस्टेड किया। इसके बावजूद टिकट पर सस्पेंस जारी है। बीजेपी के पास कुछ और कहने को नहीं है, वो हमारे बारे में ही ऑब्सेस्ड हैं, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। 8 तारीख के बाद 8 को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी और उसके बाद सीईसी बैठेगी, फिर घोषणा उसके पश्चात होगी। कई और दूसरी पार्टीज में आपको ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं मिलेगा। बाकी वहाँ पे क्या होता है, जो तानाशाह नेता कहे वही होता है, पर कांग्रेस पार्टी में सबको मानने का अधिकार है। कांग्रेस में टिकट की कश्मकश को लेकर सियासी सुर्खियां बनी हैं। वहीं बीजेपी को चुटकी लेने के मौके पर मौके मिल रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की टिकट और मौत का कोई भरोसा नहीं। ये पौने 5 साल आपस में झगड़ते रहे हैं, जनता की इन्होंने चिंता की नहीं है और निश्चित रूप से आज कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है, जनता का सामना नहीं कर पा रही है। फिर से सत्ता में लौटने की चुनौती और पार्टी में दावेदारों की लंबी फौज, सबको संतुष्ट कर पाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। लिहाजा वो जल्दबाजी में सूची जारी कर कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में एक तरफ कांग्रेस जहां टिकट के दावेदारों के लिए जूझ रही, तो दूसरी तरफ भाजपा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जहां 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, तो और अब वो विजय संकल्प यात्रा की ओर भी बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं को लगातार व्यस्त रखने विधानसभा चुनाव के लिए जनता के बीच में जाने के लिए विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि सोमवार को यात्रा की तैयारी में अलग अलग संभागवार बैठक आयोजित हुई। रायपुर संभाग की बैठक अजय जामवाल, दुर्ग संभाग की पवन साय, तो बस्तर संभाग की बैठक अरुण साव ने ली। साथ ही सरगुजा और बिलासपुर संभाग की बैठक में नितिन नवीन शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। जानकारी के मुताबिक विजय संकल्प यात्रा बस्तर और सरगुजा संभाग से शुरू होगी और इसका शुभारंभ 12 से 15 सितंबर के बीच हो सकता है और बिलासपुर में राष्ट्रीय नेताओं की सभा के साथ ही इसका समापन होने की भी संभावना है। यात्रा की तैयारियां हमारी तेज गति से चल रही है। शीघ्र ही यात्रा का विस्तृत जानकारी आप सबको देंगे। हमारी पार्टी के अलग अलग प्रकार के अभियान चल रहे हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का काम, हमारा विधानसभा स्तर पर स्थानीय मुद्दों को लेकर आंदोलन, ऐसे अनेक काम पार्टी के विधानसभा स्तर पर चल रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती इन दिनों एक बार फिर पार्टी से खफा हैं। रविवार को भोपाल में उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद सोमवार को एक के बाद एक कई ऐसे ट्वीट किए और खुद उपेक्षा का आरोप तक लगा दिया। उमा ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो 25 सितंबर तक पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगी। तो जैसे एक तरफ मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे में उमा भारती का पार्टी से खफा होना काफी सवाल भी खड़े कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस भी लगातार उमा भारती के ऊपर सवाल भी खड़े कर रही है।
आज बीजेपी की यात्रा निकल रही, उन्होंने मुझे कहीं नहीं बुलाया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे मन में यह सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बना करके दी थी, मुझे नहीं जाना था। वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा, नहीं मुझे नहीं जाना था, कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता पूरी करनी चाहिए थी। मोदी जी जब आएंगे 25 तारीख को तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मोदी जी की सभा बहुत अच्छी हो और यहाँ भाजपा की सरकार बने, लेकिन अब मैं 25 तारीख तक तो किसी भी कार्यक्रम में भागीदारी नहीं करूंगी। तो कांग्रेस का सवाल भी यही है कि जब उमा भारती है नाराज तो बीजेपी को कैसे मिलेगा आशीर्वाद, और उमा भारती की नाराजगी पर भाजपा नेताओं पर सवाल उठाए जाने तो जाहिर सी बात है तो कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका भी मिल गया और कांग्रेस ने एक मौके पर चौका भी मारा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने उमा भारती की आड़ में कहा कि उमा भारती साध्वी हैं, उन्हें बीजेपी को श्राप दे देना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल और गुटबाजी जोरों पर है, जिसका असर आगामी चुनावों में देखने को जरूर मिलेगा। मैं तो चाहूंगा कि साध्वी जी हैं, अगर आपका इस तरह अपमान कर रहे हैं तो आपको श्राप दे देना चाहिए कि सरकार आगामी चुनाव में शिवराज सिंह सहित उनके लोगों की जमानत जब्त हो। कल उमा भारती ने नाराजगी व्यक्त की थी कि मैंने भी सरकार बनाने में सिंधिया की तरह सहायता की, लेकिन मुझे जन आशीर्वाद का न्योता नहीं आया कि शिवराज सरकार में भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है, सिर्फ फुटबॉल गुटबाजी चरम पर है और आप देखेंगे ये गुटबाजी आपको आने वाले चुनाव में और भी मुखर एवं तेज होते हुए दिखेगी और इसका असर आपको समूचे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में दिखेगा। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर अपने बयानों के तीर छोड़ते जा रही है और कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को असुर और आसुरी प्रवृत्ति वाले बताने बयान को लेकर जमकर राजनीतिक घमासान तो देखने को मिल ही रहा था। बयान पर कांग्रेस ने सुरजेवाला का समर्थन किया है। अब कांग्रेस महासचिव गुरमीत सिंह मंगू का कहना है कि बीजेपी के नेता बयानबाजी और लगातार हमारे नेताओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करते हैं, तो सुरजेवाला जी ने जो भी कहा है वो सब सही है। वहीं बीजेपी ने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार भी किया, आपको सुनवाते हैं। उनके जो शब्द हैं, प्रज्ञा ठाकुर के शब्द देख लीजिए, अमित शाह जी के शब्द देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के पहले के शब्द देख लीजिए। अगर शब्दों में उनकी जो भाषा है वो भाषा को आप किस शब्द में बोलेंगे, असुर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के नेता जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान का परिचायक है। पहले रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो राक्षस है, फिर बहन बेटियों को गाली देते हुए उनके न्यूज मीडिया के वीडियो वायरल हुए। भोपाल में कांग्रेस के नए प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ब्लॉक प्रभारियों की एक अहम बैठक ली। बैठक के दौरान कमलनाथ ने जहां ब्लॉक अध्यक्षों को कमर कस लेने को कहा, तो वहीं प्रभारी सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि एमपी में पटवारियों पर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, गोवंश मर रहे हैं, इन्हें देवता कैसे कहें, ये असुर ही हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं और इन्हें बाहर करना ही पड़ेगा। हमारे बच्चे पटवारी की नौकरी पहले तो मिलती नहीं, नौकरी मिल गई चिट्ठी लेने जाते हैं, ये उनको लात और घूंसों से पिटवाते हैं। क्या जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलित अत्याचारों में नंबर 1 प्रांत मध्य प्रदेश बन गया। गौशालाएं जो आपने बनाई थी, आज वहां गोवंश मर रहा है। अब इनको मैं देवता कैसे कहूं, ये तो असुर है। ये कांग्रेस जनता मकान है, बड़ा धोखा होगा। तो आपको ये रणनीति अपने आप बनाना, हर ब्लॉक की अलग रणनीति, हर गांव की अलग रणनीति। कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं, किस तरह हम सबको न्याय का आश्वासन। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक के बाद अब निवाड़ी के ओरछा में राम राजा लोक तैयार होने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राम राजा लोक निर्माण का भूमि पूजन कर लोगों के दिलों में एक बार फिर जगह बना ली। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसा होगा राम राजा लोक और क्या होंगी इसकी खासियत। राम राजा सरकार की
महाकाल लोक की ही तरह निवाड़ जिले के ओरछा में श्री राम राजा सरकार लोक बनाया जाएगा। 5 एकड़ में बनने वाले राम राजा लोक का भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। भव्य राम राजा लोक को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, 32 करोड़ की लागत से मंदिर परिसर का विस्तार भी किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान राम की कृपा से ही संभव हो पाया है। हमारे राम राजा दिन में अपने ओरछा में रहते हैं, रात में अयोध्या वास करते हैं। राम राजा हमारे यहाँ रहते हैं, उनके लिए अब राम राजा लोक उन्हीं की कृपा से बन रहा है। मंत्री गोपाल भार्गव ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम शिवराज हैं, इसलिए ही अकल्पनीय काम संभव हो पाया है और कोई होता तो ये ना हो पाता। आज राम राजा सरकार के उस अद्भुत लोक का भूमि पूजन हुआ है। राम राजा के प्रति लोगों की श्रद्धा पूरे ओरछा में है। सीएम शिवराज के कार्यों को लेकर स्थानीय लोग भी खुश हैं। इसे लेकर चुनावी साल में बीजेपी बेहद उत्साहित है। मध्य प्रदेश के कई जिले इस साल बारिश के बूंदों के लिए तरस चुके हैं। पर्याप्त बारिश नहीं होने से फसलें सूख चुकी हैं और खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं। मामला अब किसानों से जुड़ा है, इसलिए इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सूखे पर सियासत की एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश से इस बार बादल थोड़े रूट से गए हैं। प्रदेश के 53 जिलों में से 45 जिलों में सूखे के हालात हैं। 27 जिलों में 46% से कम बारिश हुई है, जिससे 36 बांध बारिश के मौसम में 25% तक खाली पड़े हैं और अब बिजली संकट का खतरा गहराने लगा है। बारिश न होने से फसलें सूख रही हैं और खेतों में दरारों के साथ किसानों की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। इन हालात से सीएम शिवराज सिंह चौहान वाकिफ हैं, इसीलिए उन्होंने महाकाल के दरबार जाकर अर्जी लगाई। आज महाकाल महाराज की शरण में आया हूँ और यही प्रार्थना की है वो हम सब पर कृपा की वर्षा करें, अच्छी बरसात हो जाए। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने इस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी सुनकर सीएम पूजा करने चले गए। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि सीएम को सूखे का सर्वे कराना चाहिए और किसानों को फौरन राहत देनी चाहिए। शिवराज जी को बहुत सारी पूजा करनी पड़ेगी, हाँ, केवल सूखा की नहीं, बिजली की, रोजगार की, भ्रष्टाचार की, तो ये सब पूजा करनी पड़ेगी। जब उन्होंने देख लिया होगा मौसम विभाग की घोषणा तो आप पहुँच गया पूजा करने, दिखावा करने और इस शिवराज सिंह सरकार के भ्रष्टाचार का बदला चुनाव में उनके आशीर्वाद से शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में सफाया होगा। मध्य प्रदेश में बादल भले ही बरसें या न बरसें, लेकिन सियासी दिग्गज इस पर जरूर गरज रहे हैं। किसानों को बरसात का इंतजार है और सियासतदान आरोप प्रत्यारोप की बौछारों में मशगूल हैं। इन सब के बीच असल राहत कब मिलेगी, इसके लिए लोगों को मौसम विभाग की भविष्यवाणी या फिर सरकार के सर्वे का इंतजार है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। SGS ITS कॉलेज के सिल्वर जुबली हॉल में बीजेपी का घोषणा पत्र सुझाव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन शामिल हुई। इस दौरान लोगों से बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर सुझाव भी मांगे गए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मच्छर मुक्त शहर, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट, वकील प्रोटेक्शन एक्ट, GST के सरलीकरण जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कई सुझाव आने के बाद सुमित्रा ताई ने कहा कि कई अच्छे सुझाव मिले हैं और अब उन्हें बीजेपी की घोषणा पत्र समिति को भेजा जाएगा, जो अंतिम फैसला भी लेगी। अभी आज लोगों से सुझाव लिए हैं हमने। अब एक तो यहाँ की कमेटी बैठेगी, उसके बाद अभी कुछ लोगों को कहा है और ईमेल पे भी आप सुझाव भेज सकते हो। उसको ज़्यादा देर तो नहीं लगाएगी, 1-2 रोज में 3 रोज में उसका घोषणा पत्र समिति स्टडी करेगी और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें मध्य प्रदेश की दृष्टि से लगेगी उसको हम आगे बढ़ाएं। चलिए अब आपको बुलेटिन में सीधी में सरकारी दावों की पोल खोलती तस्वीर दिखाते हैं। मामला कुसुमी का है। यहाँ जर्जर भवन में स्टूडेंट पढ़ने को मजबूर है और कोई इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर क्या है मामला, एक रिपोर्ट देखिए। सीधी में शासन प्रशासन के दावों की सरकारी स्कूल पोल खोल रहा है। दरअसल कुसुमी में सरकारी स्कूल जर्जर भवन की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ आने वाले छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है। बारिश के मौसम में ये समस्या और विकराल हो जाती है। पानी टप टप नहीं, धार की तरह कमरों में गिरता है। इतना ही नहीं, स्कूल को 2016 में हाई स्कूल में तब्दील कर दिया गया, लेकिन भवन नहीं दिया गया। छात्र विद्यालय के पुराने भवन में ही एडजस्ट कर पढ़ते हैं। मेरा विद्यालय का छत बहुत ज्यादा चूका है, पढ़ने में बहुत समस्या होती है। कभी कभी छुट्टी भी हो जाती है और नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है। मेरे
साफ सुथरे पूरे बिल्डिंग और पानी पीने की व्यवस्था है। वही जिम्मेदारों का रटा रटाया सा जवाब है। तहसील कार्यालय में पत्राचार किया, विधायक जी माननीय विधायक जी को भी पत्राचार के माध्यम से बताए, तो वो भी आश्वासन दिए कि बिल्डिंग जल्द देंगे। विकास यात्रा के दौरान क्षेत्रीय विधायक को समस्या बताई गई थी, लेकिन अब तक सुध नहीं ली गई। जांजगीर के अकलतरा के पसाहनी बाना गांव में शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। जिले में 3.5 महीने में ये तीसरी घटना है जिसमें अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल परसाही गांव में संजय सांडे, संत कुमार सांडे और जितेंद्र सांडे ने शराब पी, जिसके बाद तीनों की तबीयत बिगड़ी और अकलतरा अस्पताल ले जाने पर 2 सगे भाई संजय सांडे और जितेंद्र सांडे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो वहीं तीसरे शख्स यानी कि जितेंद्र सांडे को बिलासपुर रेफर किया गया था, जहां उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप सा मचा हुआ है। घटना के बाद से सियासत भी तेज हो गई है और अकलतरा के विधायक सौरभ सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो अकलतरा में स्वास्थ्य केंद्र के सामने सड़क पर बैठकर बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया। एसडीएम के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। अधिकारियों ने शराब की अवैध बिक्री पर कार्रवाई करने की बात की। शराबबंदी होना चाहिए, क्योंकि आज जो हुआ है अगले दफे ना हो। आज इसके यहाँ हुआ है, कल और किसी के यहाँ होगा, तब हम लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके परिवार को नौकरी देना चाहिए, क्योंकि तीनों परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनके परिवार नौकरी दे और उनको 50 लाख का मुआवजा दे। जो सरकार छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के नाम पर बनी थी, उस सरकार के संरक्षण में अवैध शराब की बिक्री गांव-गांव में हो रही है और पीएम के लिए बॉडी जो है हॉस्पिटल में है, जांच जारी है। जांच के बाद पता चलेगा क्या मामला है। और अगली खबर इंदौर से है। प्रदेश के सबसे बड़े श्री अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में बढ़ती अनियमितताओं को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज में भूख हड़ताल कर प्रदर्शन भी किया गया। दरअसल कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि अनियमितताओं को लेकर एनएसयूआई कई बार ज्ञापन और प्रदर्शन के जरिए कॉलेज को अवगत करा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, केवल आश्वासन ही मिलता है। पिछले दिनों जीएसएससी कॉलेज में चलते एग्जाम में एक बच्चे के सिर पर छत का प्लास्टर गिरने से उसको चोटें आई थी। इसके बाद विरोध भी दर्ज कराया गया, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। ऐसे में उनकी मांग है, यानी कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की मांग है कि जितनी भी जर्जर हालत है बिल्डिंग की, जो भी अनियमितताएं हैं कॉलेजों की, उनको जल्द से जल्द सुधारा जाए। भारत माता की। भारत विद्यार्थी पीड़ित है, वो चाहे रेगुलर क्लासेस ना लगने की समस्या, चाहे कॉलेज में अव्यवस्था, चाहे गंदगी, हमारी मांगे और समस्या नहीं सुनी गई और उनका समाधान नहीं किया गया, जिसके विरोध में आज सभी मांगों को मनवाने के लिए आज भूख हड़ताल पर बैठे और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। उन तमाम मांगों के संदर्भ में हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर श्री प्रकाश गर्ग जी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि ये मांगे उन्होंने जो निर्धारित तारीख दी है उससे पूर्व हम उनकी मांगे पूरी करने का पूरा प्रयास करेंगे और हमें यकीन है कि ये पूरी हो जाएगी। ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी को मूल स्वरूप में लौटाने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे, जिस पर अमल करने का दावा प्रशासन कर रहा है, लेकिन नदी संरक्षण के लिए किनारे पर विदेशी पौधों का रोपण अब लोगों को हजम नहीं हो रहा है। कई सवाल इस पर उठ रहे हैं, तो एक रिपोर्ट देखिए आप भी। ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी में करीब 52 से ज्यादा नाले गिर रहे हैं, इसलिए वक्त के साथ ये नदी गंदे नाले में तब्दील हो गई है। नदी के संरक्षण के लिए याचिकाकर्ता विश्वजीत रतौनिया ने पिटीशन लगाई, तो हाईकोर्ट ने जिम्मेदारों को नदी के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। अब संरक्षण के लिए वन विभाग ने करीब 75 करोड़ में किनारे पर विदेशी पौधे लगाने का प्लान बनाया है, लेकिन इस मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। 74 करोड़ 84 लाख का एक इंटरवेंशन तैयार किया है, योजना तैयार की है कि विदेशी नस्ल के पौधे ग्वालियर कैचमेंट और घाटीगांव कैचमेंट में पानी संरक्षण के लिए लगाए जाएंगे। जब पेड़ लगा भी रहे हैं तो विदेशी नस्ल के पौधे कौन लगा रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से कड़ा विरोध यहाँ दर्ज कराते हैं। 7 सितंबर को मामले पर सुनवाई होने जा रही है। हालांकि प्रशासनिक अफसर संरक्षण का प्लान तैयार होने का दावा कर रहे हैं। कोर्ट को हम लोग को पेश करना है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्लान पूरा तरीके से तैयार है। स्वर्ण रेखा को लंदन की टेम्स नदी की तरह विकसित करने के लिए अब तक 200 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन नतीजा 0 है। अब विदेशी पौधों का रोपण भी हजम नहीं हो रहा है।
और चलिए अब आपको अलीराजपुर लेकर चलते हैं। सोनवा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई सोने के सिक्कों की कथित चोरी के मामले में आरोपी पुलिसकर्मी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही टीआई समेत चारों आरोपी पुलिसकर्मी न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी पुलिसकर्मी से कई ठोस जानकारी पुलिस को अब तक नहीं मिली है, जिसकी वजह से अब मामले की जाँच SIT ने कोर्ट में आरोपी पुलिसकर्मियों की ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की इजाजत मांगी है। बता दें कि 21 जून को सोंडवा थाने के टीआई समेत 4 पुलिसकर्मियों पर आदिवासी ग्रामीण महिला से सोने के 240 सिक्के लूटने का आरोप है, जिस पर FIR भी दर्ज हुई थी। और अब ऐसी जानकारी है कि इन पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पूछताछ करी थी उनसे, पूरी साइबर से भी रिकॉर्ड निकलवा के और सभी जानकारी एकत्रित करके वाली पूछताछ की थी उनसे, और उन्होंने सिक्के देने से इनकार कर दिया कि उनका नार्को टेस्ट और ब्रीथ एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट हम कराने के लिए न्यायालय से अनुमति ली है और उसकी प्रक्रिया जारी है। और हमेशा अपने जन सरोकार के लिए जाना जाने वाला IBC 24 ने भिलाई में एक बड़ा असर किया है। IBC 24 की खबर दिखाए जाने के बाद MIC की बैठक में 9.5 करोड़ की लागत से 4 नई पानी की टंकी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। पटरी पार के कई वार्ड में नल कनेक्शन तो है, लेकिन लो प्रेशर की वजह से पानी नहीं आता। निगम टैंकर के जरिए पानी सप्लाई करता है। आपको बता दें, IBC 24 ने 4 महीने पहले इस मुद्दे को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद महापौर और निगम के कमिश्नर ने जल्द ही नई पानी की टंकी बनाने का प्रस्ताव पास करने की बात कही थी। और आज ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही कि प्रस्ताव पास भी कर दिया गया है। आज हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है लगभग 9.5 करोड़ रुपए का, जिसके माध्यम से हम वो नई 4 टंकियां वहां पे बनाएंगे और जो पानी पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन का विस्तारीकरण है वो भी उसके अंतर्गत होगा। आने वाले समय में उस क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। और अगली खबर गरियाबंद से आपको बता दें, प्रसव पीड़ा के दौरान एम्बुलेंस के देर से पहुंचने और एम्बुलेंस के समय पर न पहुंच पाने की समस्या से अब जनता को छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल जिला प्रशासन ने इस समस्या का निदान ढूंढते हुए 100 से ज्यादा वाहनों का पंजीयन किया है, जो जिले की प्रसूताओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए बकायदा मोर जचकी मोर गाड़ी योजना की शुरुआत हुई। योजना के तहत जब किसी महिला को प्रसव की पीड़ा होगी तो स्थानीय मितानिन या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता सबसे नजदीक में उपलब्ध वाहन को बुलाकर उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचा पाएंगे। इस योजना से गरियाबंद में स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार की उम्मीद है। ग्रामीण अंचल में डिलीवरी केस है, उसमें क्या है 102 108 नहीं पहुंच पाती, उसमें अपने को सब ले जाके अपना यहाँ हॉस्पिटल जो जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या गरियाबंद हॉस्पिटल है, अब ये नेक काम है, इसकी वजह से अपन अपना सहयोग दे रहे हैं। आज जिला गरियाबंद में हमने मोर जचकी मोर गाड़ी अभियान का प्रारंभ किया है। जो हमारे जिले के नागरिक हैं, उन जिनके पास में वाहन है, उनका पंजीयन करा। इन वाहन के मालिकों ने एक इनिशियल सहमति प्रदान की है कि जब भी अगर इनके आसपास में कोई गर्भवती महिला होंगी और उनको जिला अस्पताल या CHC या PHC या सब हेल्थ सेंटर आना होगा तो ये मुश्किल घड़ी में उनकी मदद करेंगे। चंद्रयान 3 की सफलता से हर देशवासी गौरवान्वित है और इस सफलता को देश की जनता तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो ने फ्लैश मॉब का आयोजन किया। भोपाल के बोट क्लब पर आयोजित हुए इस फ्लैश मॉब में ग्वालियर, भोपाल और इंदौर के डांसर शामिल हुए। केंद्रीय संचार ब्यूरो के ADG प्रशांत पाठराबे ने कहा कि भारत की इस बड़ी फतह को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 40 डांसर शामिल हुए, ताकि देश के हर एक व्यक्ति के साथ जीत का जश्न मनाया जा सके। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए और पब्लिक के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज देने के हिसाब से CBC की तरफ से ये फ्लैश डांस परफॉर्मेंस यहाँ पे बोट क्लब भोपाल में आयोजित किया गया था। मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा आज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने इंदौर के प्रेस क्लब में अपने एक नए एल्बम को लेकर मीडिया से चर्चा की, जहां उनके साथ गायिका रक्षा श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। इस दौरान IBC 24 की संवाददाता निहारिका शर्मा से उनसे बातचीत की, एल्बम को लेकर काफी कुछ चर्चा की, आपको सुनवाते हैं। सर आज इंदौर आए हैं, आप किस उपलक्ष्य में आए?
मैं आपसे मिलने आया हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं नया ट्रेंड आगे बढ़ते हुए, हम पुराने ट्रेंड को कैसे बनाए रखें? पुराना अपने आप आ जाएगा, क्योंकि नया जो संगीत है उसमें दम नहीं है। लोगों को थोड़े टाइम अच्छा लगता, मुन्नी बदनाम हुई लोग भूल गए ना जी, लेकिन बाहरों फूल बार साहब अभी तक याद है। जी बिल्कुल सर, आने वाले हैं चुनाव को लेकर कुछ बोलेंगे आप? अगले सब लोग आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं वापस, उसमें कहना क्या है? जी बिल्कुल, तो जिस तरह से हमने देखा मोदी जी आ रहे हैं वापस, ऐसा साफ बोल के गए हैं अनूप जलोटा जी। हालांकि अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव जो है वो भी आने वाले हैं, तो आने वाला समय हमें बताएगा कि किस तरह से इस बार चुनाव जो है वो करवट लेते हैं, और साथ ही में आगे हमें किस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। पुराना गाने जो है वो वापस आने वाले हैं ऐसा भी बोल के गए हैं, तो सभी को इंतजार करना होगा एक बार फिर से वो रूप और वो रेखा और वो गाने सुनने के लिए। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। और इस बीच गरियाबंद से एक बड़ी खबर मिली, आपको बता दें 7 घंटे के बाद चक्का जाम खुल गया है। कल सुबह फिर आंदोलन की लेकिन चेतावनी दी गई है। आदिवासी युवक की मौत से ये समाज नाराज चल रहा है। जेल में बंद आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसको लेकर जो आदिवासी समाज है वो लगातार करीब 6 से 7 घंटे हो गए चक्का जाम कर बैठा था। और अब एक खबर मिल रही है गरियाबंद से बड़ी कि 7 घंटे के बाद चक्का जाम खुल चुका है, लेकिन समाज की चेतावनी है कि कल सुबह एक बार वो फिर से आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये पूरा जो मामला है वो जेल में बंद आरोपी की इलाज के दौरान मौत से जुड़ा हुआ है। एक शख्स की मौत हो गई थी जेल में इलाज के दौरान, जिसको लेकर आदिवासी समाज लंबे समय से लामबंद है। तो बड़ी खबर आपको गरियाबंद से बता दें, जहां अब 7 घंटे के बाद आखिरकार आदिवासी समाज ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है आज के लिए, लेकिन उनकी ये चेतावनी है कि कल एक बार फिर से वो चक्का जाम करेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं जब आदिवासी समाज ने चक्का जाम किया था, पुतला फूका था शासन का। लेकिन अब खबर ये निकल कर आ रही है कि आखिरकार 7 घंटे के बाद आदिवासी समाज ने अपना चक्का जाम बंद कर दिया है और वो अपने घरों की ओर लौट गए, लेकिन जाते जाते चेतावनी दे दी है कि कल सुबह वो फिर से आएंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ ही फिलहाल सिटी लाइट के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।